वेलकम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 9th की बायो का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो पढ़ा था आपका हमने पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनमें हमने पढ़ा था 3 टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हमने इसके साथ पढ़ा था अपना लाइसोसोम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जैसे कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, पैकेजिंग मैन की बात किया हमने, डिलीवरी मैन की बात किया, प्लस हमने सफाई कर्मचारी की बात की, क्लीननेस की बात की। अब हम बात कर रहे हैं अपने पावर हाउस या एनर्जी प्रोवाइडर, यानी ये पूरी तरह से हमारी जो सेल है उसका एक तरह से कहा जाए कि पावर हाउस है, उसका बॉस है। ये क्या करेगा? यही एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, यानी ये उसका बॉस है। अगर ये जो पूरी हमारे सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका ये बॉस है और यही एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यही मोटिवेट करता है, यही एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमारी पूरी जो सेल जो है वो अलाइव रहती है, पूरी सेल जो है वो प्रोसेस करती रहती है। So the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate molecules. So it is called powerhouse of the cell. यानी क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यही एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल में, जो प्रोटीन का बनना, लिपिड का बनना, प्रोटेक्शन होना, ट्रांसपोर्टेशन होना, पैकेजिंग होना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इनके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो एनर्जी है वो कौन देता है? ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यहीं से इनको पावर मिलती है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो पूरा पावर हाउस कौन हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में ये एनर्जी दे रहा है? यानी कि एटीएम हो गया हमारा क्या, या पूरा एटीएम मशीन जो हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, और जो उसमें से पैसे निकल रहे हैं, जो करेंसी निकल रही है वो क्या हो गई? एटीपी। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है, इसलिए एनर्जी करेंसी क्या हो गई हमारी? एटीपी। तो एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। अब आप जब क्वेश्चंस करोगे, जब मैं शीट आपको प्रोवाइड करूंगी तो आपको वहां से बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि हमसे पूछता है कि विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड हमसे पूछा जाएगा कि विच इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो आंसर होगा हमारा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ही क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइडर होता है। फिर भी हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर 2 कवरिंग होती है, एक तो आउटर जो वेरी पोरस होती है, वह इनर इज डीपली फोल्डेड। जो बाहरी लेयर होती है वो कैसी होती है? बहुत पोरस, यानी वहाँ पे बहुत सारे छेद होते हैं छोटे छोटे। और इनर जो होती है वो डीपली फोल्ड होती है, बहुत ही गहराई से अंदर से फोल्ड होती है वो। दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा है जो क्या करता है? अपना प्रोटीन खुद से भी बनाता है, अपना प्रोटीन खुद से बनाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट वन और सेल ऑर्गेनल विच प्रिपेयर देयर ओन प्रोटीन, तो वो क्या होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या है, तो 2 कवरिंग होती है, एक आउटर होती है जो कि पोरस होती है, इनर जो होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। तो इस टाइप से आपके घुमा के जो क्वेश्चन आते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, वो आप आराम से यहाँ पे कर लोगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये कि सेल ऑर्गेनल जिसको हमने कहा कि पावर हाउस होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना देखते हैं आगे क्या आता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स। अभी देखिए प्लास्टिड्स जो है ये आपके केवल और केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। अभी तक हमने जो पढ़े वो सारे हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। जो भी हमने गोल्गी एपिटस देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे हमारे दोनों में ही पाए जाते हैं। पर यहाँ हमारा प्लास्टिड्स है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ऐसे भी हम आगे देखेंगे जो हमारा और भी चीज़ों को देखेंगे, सेंट्रियोल्स देखेंगे जो कि हमारा एनिमल सेल में केवल पाया जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो प्लास्टिड्स देखते हैं कि ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये होते क्या है? ये प्रेजेंट होते हैं इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। दे आर यूजुअली स्फेरिकल और डिस्कॉइडल इन शेप। ये स्फेरिकल शेप के होते हैं या कॉइड या कॉइल टाइप का जो शेप होता है उस शेप के होते हैं। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और इनकी जो कवरिंग होती है वो डबल कवरिंग होती है। मेम्ब्रेन का मतलब उसकी कवरिंग हो गई, तो इसकी डबल कवरिंग होती है। दे ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब देखिए ये खास बात है ना कि प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स के खुद के राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं। डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में।
और राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो रफ वाला हमने पढ़ा था, रफ वाले में आर से राइबोसोम्स होता था जो प्रोटीन बनाता था। तो इनके राइबोसोम्स और डीएनए इनके खुद के होते हैं। अब जब इनके खुद के राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं तो ये खास तो हुए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब प्लास्टिड्स जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखिए प्लास्ट से ही नाम बन रहा है, प्लास्टिड्स यानी प्लांट्स में होते हैं ये। और प्लास्ट से ही इनमें 3 तरह का बन रहा है, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। अब देखिए नाम क्यों पड़ा? क्लोरोफिल से इसका नाम पड़ा है। हमें पता है ना क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल की वजह से हमारी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पत्तियों का रंग ग्रीन होता है। तो क्लोरो से यानी ग्रीन कलर, क्रोमो से यानी कि डिफरेंट कलर्स, ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स होते हैं। ल्यूको का मतलब स्पेशल केस वाइट कलर। तो ये वाइट कलर यानी कि एक तरह से कलरलेस, और क्रोमो में हो गया कलरफुल, और क्लोरो में हो गया ग्रीन। तो क्लोरोप्लास्ट वो प्लांट्स होते हैं, दीज आर द ग्रीन कलर प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एड इन द मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए जब क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात इनका काम क्या होगा? इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं फूड को बनाने में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर को छोड़ के जितने भी कलर्स होते हैं, जैसे आपको पता है बहुत सारी पत्तियां जो होती हैं प्लांट्स की वो रेड कलर की होती हैं, या आप देखोगे कि पर्पल कलर की होती है। डिफरेंट कलर्स की उनकी लीव्स होती हैं ग्रीन को छोड़ के। तो उनको क्या होता है, उनमें हमारे प्लास्टिड्स के फॉर्म में कौन सी सेल पाई जाती है, कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है? उसमें क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। और अदर जितनी प्लांट सेल्स होती हैं ज़्यादातर में मोस्ट ऑफ में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं प्लास्टिड्स के फॉर्म में, जिसकी वजह से उनमें ग्रीन कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट पाए जाएंगे तो कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं उनमें। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, जिनमें कोई कलर नहीं होता है, जिसमें हम कहते हैं क्लोरोफिल एब्सेंस होता है, तो वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो इस तरह से 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। फंक्शन क्या है इनका आपको पता ही चल गया कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं मैन्युफैक्चर फॉर फूड फॉर द प्लांट, जो कि हम फोटोसिंथेसिस से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करने के बाद उसी की हेल्प से प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट इन पार्ट वेरियस कलर्स टू फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है, ये तो कलरफुल होते हैं, तो ये सोलर जो एनर्जी उनको ट्रैप नहीं करते, ये क्या करते हैं, कलरफुल इसलिए होते हैं जिसकी वजह से इनमें जो इंसेक्ट्स होते हैं, तरह तरह के इंसेक्ट, क्योंकि कलरफुल जब होता है, आपको पता है फ्लावर वगैरह कलरफुल होते हैं, कलरफुल चीज़ें होती हैं तो उनकी ओर इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो पॉलिनेशन करेंगे। पॉलिनेशन के लिए आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा कि पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है कि हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन के थ्रू होता है। एक प्लांट से दूसरे नए प्लांट्स बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पॉलिनेशन की हेल्प चाहिए होती है। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एक प्लांट से जो गैमेट्स होते हैं उनको उठा के दूसरे प्लांट्स में पहुंचाते हैं। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन यानी पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं और इन्हीं को हम लोग इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस में क्रोमोप्लास्ट हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अभी की ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस होते हैं, ये केवल स्टोरेज करते हैं फूड को किस फॉर्म में, स्टार्च, प्रोटीन और फैट के फॉर्म में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, आपके क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हो गए। तो इस तरह से ये तीनों टाइप के जो प्लास्टिड्स होते हैं वो अलग अलग वर्क करते हैं। प्लास्टिड्स हमारे ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो केवल किसमें पाए जाते हैं, प्लांट सेल से पाए जाते हैं। और अगर हम इसको कोई रीनेम देना चाहें, कोई निक नेम देना चाहें, तो हम यही कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फूड को बनाने में हेल्प करते हैं। या एक तरह से आप कह सकते हो ये किचन ऑफ द सेल हो सकते हैं। किचन ऑफ द सेल तो वैसे लीव्स को कहा जाता है, लेकिन हम अगर देखें तो प्लांट सेल्स में जितने भी फूड अभी बन रहे थे वो कहाँ बन रहे थे, वो इन्हीं जगह पर बन रहे थे और इन्हीं जगह से पैक हो रहा था गोल्गी एपेटाइटिस में। फिर उसके बाद सप्लाई हो रहा था किसके थ्रू, ER के थ्रू सप्लाई हो रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था। और फिर लाइसोसोम्स क्या कर रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया उसको पावर दे रहा था, एनर्जी दे रहा था। और अगर वेस्ट हो जाता है या कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है तो लाइसोसोम उसको क्लीन कर देता है सेल को, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल सेल ऑर्गेनल का पार्ट। अब कुछ और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, 2-4 और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनमें और भी चीज़ों को देखना है। चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है वैक्यूल्स, लेकिन वैक्यूल्स मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी कि वैक्यूल्स का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को
मेंटेन करना। मैं आपको जब तक आपको ऑस्मोटिक नहीं पता होगा कि ऑस्मोटिक क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं अभी इसको स्किप कर रही हूँ। इससे पहले मैं आपको सेंट्रोजोम्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद वैक्यूल्स जो है वो इसके लास्ट में बताऊंगी जब मैं ऑस्मोटिक आपको समझा दूंगी तब, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है वो कौन सा है, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स ये क्या होते हैं, ये ओनली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। जैसे प्लास्टिड्स हमारे थे ओनली इन प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट वन सेल ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल, तो आप उनको बोलोगे प्लास्टिड्स। अगर वैसे ही आपको अपोजिट पूछ लिया जाए कि नेम द सेल ऑर्गेनेल विच आर फाउंड इन एनिमल सेल ओनली बट नॉट इन प्लांट सेल, तो वो क्या हो जाएगा आपका सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोजोम इज फाउंड ओनली इन यूकार्योटिक एनिमल्स। अब देखिए एनिमल सेल में भी किसमें पाया जाता है, प्रोकार्योटिक में, यानी जो प्रिमिटिव का जो सेल्स होती हैं उनमें पाया नहीं जाता। जब वो पूरी तरह से आपकी डेवलप हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, मैच्योर्ड हो जाती हैं यूकार्योटिक एनिमल सेल्स, उनमें ये पाया जाता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। अब देखिए ये क्या होता है, ये एक ऐसा आपका ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन से ये बाउंड नहीं होता, बट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स। लेकिन क्या होता है, ये सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। छोटे छोटे सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, अरेंज एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे से राइट एंगल्स में ये इस तरह से बने होते हैं, एक दूसरे से राइट एंगल्स में बने होते हैं। और ये क्या होते हैं, यानी सेंट्रियोल्स छोटे छोटे सिलेंडर के शेप के होते हैं, एक दूसरे से राइट एंगल के फॉर्म में ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और मिलकर पूरा क्या बनाते हैं, मिलकर पूरा सेंट्रोजोम बनाते हैं। और ये सेंट्रोजोम के बाहर से कोई इसकी कवरिंग नहीं होती है। अब इनका देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है। इनका स्ट्रक्चर तो देख लिया, फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, सेल को और अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने में ये हेल्प करते हैं, और ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैगेला। अब आपको याद होगा सीलिया क्या था, हमने पढ़ा था पैरामीशियम, या शायद आपने नहीं पढ़ा था, ये हमने 10th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं आपको बता दूं, सीलिया या आपका जो फ्लैगेला होता है, ये क्या होता है, ये आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये जो पार्ट्स होते हैं, जैसे पैरामीशियम एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा यूनिसेलुलर होता है, और इनमें ये सीलिया होता है। सीलिया क्या करता है, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये पैरामीशियम है, कुछ इस टाइप का पैरामीशियम होता है, और पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम के बाहर इस टाइप के रोए टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो रोए टाइप के स्ट्रक्चर इनको सीलिया बोला जाता है। ये रोए टाइप के स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये फूड को स्टिक कर लेते हैं, यानी जो इसके आसपास इंसेक्ट होता है उस इंसेक्ट इसके जो सीलियाज हैं इसमें चिपक जाते हैं, और चिपक जाते हैं तो ये उनको क्या करता है, अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, और इस तरह से इसको फूड मिलता है। तो ये इनका एक न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू पैरामीशियम जो है अपना फूड इनटेक करता है। तो फूड इनटेक करने के लिए अपने जो ये जो सीलिया होते हैं, यानी कि जो रोएदार स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें स्टिक हो जाते हैं इनका जो फूड होता है, और देन इसको ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये सीलिया, फ्लैगेला, ये जो हो गया, इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू ये अपना फूड इनटेक करते हैं। ये जो कई ऑर्गन्स होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो ये ऑर्गन्स को बनाने में, फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, सेंट्रोजोम हेल्प करता है। ये जो सेंट्रोजोम्स होते हैं इन्हीं के थ्रू सेल जो है कई पार्ट में डिवाइड होती है, और सीलिया, और यानी देखिए इतने पार्ट में डिवाइड होगी तभी तो ये कई टाइप के सीलियाज बनेंगे। तो ये सीलियाज, फ्लैगेलाज, यानी एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं वो इन्हीं की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। और एक खास बात और हमने यहाँ पर देखी कि इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, इनमें कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होती, ठीक है। अब आगे देखते हैं पैरोएक्सियोम्स। पैरोएक्सियोम्स क्या होता है, पैरोएक्सियोम्स भी एक तरह से आप देखोगे एनिमल सेल में ही पाया जाता है ये, और एनिमल सेल में भी कहाँ पाया जाता है, किडनी या लीवर सेल में पाया जाता है। तो दे आर स्मॉल एंड स्फेरिकल ऑर्गेनल कंटेनिंग पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इनमें एक अच्छा खासा पावरफुल एंजाइम होता है। इससे पहले हमने किस में देखा था एंजाइम होता है, हमारे लाइसोसोम्स से। लाइसोसोम्स में तो एंजाइम होता है, लाइसोसोम तो पूरे सब में पाया जाता है, चाहे वो आपका प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। पर ये जो पैराऑक्सियम्स होता है ये हमारे एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और इनमें भी एक तरह का एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब जहर निकालना, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस चीज़ें जो कि नुकसानदायक होती हैं। इन नुकसानदायक चीज़ों को साफ करना, वहाँ से हटा देना, डिटॉक्सिफाई करना कहलाता है। और ये क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये किडनी या लीवर सेल्स में पाए जाते हैं, और इनका काम यही होता है डिटॉक्सिफाई करते हैं, ये रिमूव करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को सेल में से। तो सेल में अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस है, जैसे किडनी में हमें पता है किडनी में क्या होता है, किडनी का काम ही यही होता है कि जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, यूरिन हो गया और भी जितना टॉक्सिक चीज़ें हो गई, जो जहरीली या जो पॉइजनस चीज़ें होती हैं, उनको जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है उनको बाहर निकालने का काम करता है
है किडनी, उनको एक्सक्रीट करने का काम करता है। तो यही काम हमारा पैराऑक्सियम्स, ये जो पार्ट होता है, ये सेल के अंदर का सेल ऑर्गेनल जो होता है वो पैराऑक्सियम होता है जो इस काम को करता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें लास्ट जो पढ़ना है अपना वैक्यूल्स जो पढ़ना है, वही एक सेल ऑर्गेनल हमारा बचा हुआ है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है, फिर हम इस पे आएंगे और ये हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं तो फिर ऑस्मोसिस क्या होती है। देखिए ऑस्मोसिस एक बार डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे होता है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी क्या हो गया कि कोई सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमेबल मैंने पहले ही आपको बता दिया सेल मेम्ब्रेन में कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो, यानी सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या हो गया, कुछ ही चीज़ों को वो सेलेक्ट करेगी, उन्हीं को परमिट करेगी कि वो अंदर जा सके या अंदर से बाहर आ सके। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर जो होता है वो कुछ ही, जैसे कोई चीज़ हो गई उसमें से वाटर अंदर या बाहर आए, वाटर अंदर या बाहर आए तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, आपको अंगूर आप सबने देखा होगा, अंगूर ग्रेप्स सबने देखा होगा, और वैसे सूखा किशमिश आपने देखा होगा। तो ये जो अंगूर और किशमिश होता है, इन दोनों ही ऑस्मोसिस प्रोसेस को शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, जो आपका अंगूर होता है उसकी जो लेयर होती है, लेयर कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। आप देखते हो वो रखा हुआ है, अगर आपने अंगूर को रख दिया, ठीक है, अंगूर को आपने काफ़ी दिनों तक रख दिया तो आपको पता है कि कुछ दिनों बाद वो क्या होता है, उसके अंदर का जितना वाटर होता है वो सब सूख जाता है और हमारा अंगूर जो होता है वो पिचक के किशमिश के फॉर्म में हो जाता है ना। तो यानी इसमें से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है। अंगूर जो था अभी वो ऐसा था, ठीक है, थिक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें से सारा जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। यानी वाटर का मूवमेंट किधर होता है, इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की ओर वाटर का मूवमेंट होता है। और जो इसकी सेलेक्टिवली परमेबल जो इसकी लेयर होती है, जो इसकी जो ग्रेप की, अंगूर की जो बाहर की लेयर होती है, उसके थ्रू पानी जो है वो धीरे धीरे बाहर जा रहा है। आपको वो दिखाई नहीं देता है, क्या रस निकलते हुए आपको दिखाई देता है कि निकल रहा है बाहर, लेकिन वो अपने आप धीरे 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 वो निकल जाता है और हमारा जो अंगूर होता है वो पिचक के सूख जाता है। तो यानी जो उसके अंदर का वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर की ओर ट्रांसफर हो रहा है, उसका मूवमेंट बाहर की ओर हो रहा है। तो ये भी आपकी ऑस्मोसिस कहलाएगी। वैसे ही आपको पता है जो किशमिश होता है उसको अगर हम पानी में डाल के रख दें तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो धीरे धीरे हमारा किशमिश के अंदर पहुंच जाता है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं किशमिश हमारी फूल जाती है। यानी वहां पर भी ऑस्मोसिस हुई। वहां मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से हुआ, आउटर टू इनर। अब इनर टू आउटर हो रहा है या आउटर टू इनर हो रहा है, इसके हिसाब से भी हमारा जो है वो ऑस्मोसिस कई टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। पर आपको ऑस्मोसिस क्लियर हो गया ना कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस का मतलब कोई भी चीज जो वाटर का मूवमेंट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जो वाटर का मूवमेंट होता है किसी सेलेक्टिवली परमेबल सब्सटेंस के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन। अब ये किस बेसिस पे काम करता है, जब भी हाई वाटर कंसेंट्रेशन, जहां भी हाई वाटर कंसेंट्रेशन होगी हमेशा वहां से लो की ओर जाता है, यानी जहां पानी ज्यादा होगा वहां से कम की ओर जाएगा। जैसे कि हमने देखा अंगूर वाला, तो अंगूर में इनर में पानी ज्यादा था, रस अंदर ज्यादा था तो बाहर की ओर निकला रस। वहीं किशमिश में क्या था, किशमिश में अंदर रस नहीं था, बाहर पानी में रस था तो बाहर से अंदर की ओर गया, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस देयर आर 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन। अब ऑस्मोसिस के बेस पर हमारे पास 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस आपको क्लियर हो गई है, तो मैं अभी जो वैक्यूल्स है उस पर पहुंचूंगी, उसको आपको बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं, पहले ऑस्मोसिस टॉपिक हमने स्टार्ट किया तो पूरा उसमें जो भी चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो ऑस्मोसिस हमारी 3 टाइप की होती है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपो यानी कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जब लेस होता है तो हाइपो होता है, जब ग्रेटर होता है तो हाइपर होता है, जब सेम होता है तो आइसो होता है। ठीक है, और टोन का मतलब टोन्स हो गए। ठीक है, तो हाइपोटोनिक का मतलब होता है जब बाहर मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज हायर वाटर कंसेंट्रेशन, जो बाहर की सराउंडिंग है वहां वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। ठीक है,
तो क्या होता है, सेल जो है वो वाटर को गेन कर लेती है। अब जब बाहर पानी ज़्यादा होगा, जैसे किशमिश के केस में था, बाहर पानी ज़्यादा था, तो बाहर पानी ज़्यादा था तो उसने क्या किया, पूरा सेल ने उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और किशमिश फूल गई। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्यों कहलाएगी, क्योंकि जो हमारी सेल है उसमें वाटर कम है, सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसका अपोजिट आप समझ सकते हो खुद ही, हाइपोटोनिक में क्या होगा कि सराउंडिंग में वाटर कम होगा लेकिन सेल में ज़्यादा होगा। जैसा कि अंगूर में सेल में ज़्यादा होता है पर बाहर सराउंडिंग में कम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल लूज वाटर, सेल अपना वाटर लूज करती है सराउंडिंग के बराबर पे आने के लिए, अपना वाटर लूज करती है और लूज करके बाहर निकालती है, तो इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और आइसोटोनिक में दोनों सिमिलर रहता होगा। चलिए इसको लिखा हुआ भी देख लेते हैं। If the medium has exactly the same water concentration as a cell, there will be no net movement of water। अब जब बताइए कि दोनों जगह बराबर है, सराउंडिंग में भी उतना ही वाटर है और अंदर भी उतना ही वाटर है, तब कोई भी मूवमेंट नहीं होता वाटर का, और तब क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक रहता है। आइसो का मतलब सेम रहता है। ठीक है, तब कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होती। हाइपोटोनिक में क्या होगा, मीडियम के पास कम वाटर कंसंट्रेशन थी, जैसे कि अंगूर में था, और सेल में ज़्यादा थी, तो सेल ने क्या किया, अपना वाटर लूज कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑस्मोसिस क्या होती है वो आपको क्लियर हो गया होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर। अब इस ऑस्मोसिस में क्या हो गया, इसे बाहर से अंदर करना, अंदर से बाहर करना, तो इसमें इसका प्रेशर की जरूरत होती है, यानी कि प्रेशर मेंटेन करना। यानी इसको आपने देखा ना कि तीनों तरह में क्या हो रहा है, किसी भी तरह से बस ऑस्मोसिस प्रोसेस करने का एक तरह से मोटो क्या है कि सराउंडिंग में और सेल में दोनों में प्रेशर को इक्वल रखना, दोनों में जो हमारा हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन थी तो दोनों को इक्वल रखना, यानी प्रेशर को मेंटेन रखना। इस प्रेशर को मेंटेन रखना जरूरी होता है और इसी के लिए ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। और इसी प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स करते हैं। इसीलिए वैक्यूल्स का फंक्शन हम पढ़ेंगे वहां पर कि क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना क्या काम होता है, वैक्यूल्स का काम होता है। चलिए देख लेते हैं वैक्यूल्स को फिर। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, लिक्विड या सॉलिड फील्ड होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। इनमें भी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बस आपने देखा एक ही में नहीं होती है, सेंट्रोसोम्स में, बाकी इनमें भी मेम्ब्रेन होती है। ये या तो लिक्विड भी हो सकता है या इनके अंदर सॉलिड भी भरा हुआ हो सकता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक तरह से ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, या एक तरह से बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, जो बाहर के आउटर सराउंडिंग्स और इनर जो सेल के अंदर है उनके बीच के ऑस्मोसिस प्रेशर यानी वाटर मूवमेंट को मेंटेन रखते हैं। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्लांट को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ये इनका एक्स्ट्रा वर्क है। तो आई होप आपको पूरा सेल ऑर्गेनल जो है वो क्लियर हो गया होगा। आप जो एक दो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इंक्लूड करके आपका कंक्लूजन, आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक तरह से कंक्लूजन वीडियो होगा, इस चैप्टर का क्लाइमेक्स वीडियो होगा, जिसमें आपका ओवरऑल मैं आपका एक रिविजन करवा दूंगी और साथ ही साथ जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें बची हुई हैं उनको कंप्लीट करा दूंगी। तो इस तरह से आपका ये जो पूरा चैप्टर होता है वो फिनिश होता है। फिर मैं आपको शीट्स प्रोवाइड कराऊंगी, आप खुद देखोगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपकी नोट्स कितनी हेल्पफुल है, आप उसको खुद से जज कर पाओगे खुद से। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को पढ़ते रहिए और अपनी नोट्स जो है कंटिन्यू बनाते रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई टॉपिक कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।